नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और लेकर आया हूं हमारा खास कार्यक्रम अग्निपथ। अग्निपथ में आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट की फटकार की। सुप्रीम कोर्ट से यूपी की योगी सरकार को बार बार झटका लग रहा है। हाल ही के समय में सुप्रीम कोर्ट के 3 फैसलों ने योगी सरकार की नीति को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट के ब्रेक के बाद एफआईआर का मामला गर्मा गया है। दरअसल अब देश की सर्वोच्च अदालत ने यूपी पुलिस की कार्यप्रणाली पर चिंता जाहिर की है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में सिविल विवादों को आपराधिक मामलों में बदलने को लेकर सख्त रुख अपनाया है। चीफ जस्टिस ने इसे गलत प्रथा बताया और पुलिस पर जुर्माना लगाने की चेतावनी दी है। कोर्ट ने डीजीपी और जांच अफसर से जवाब की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस के सिविल मुकदमों को आपराधिक मामलों में बदलने की कार्यप्रणाली को कटघरे में खड़ा कर दिया है और उनकी जमकर खिंचाई भी की। कोर्ट ने एक मामले में आपराधिक मुकदमा चलाने पर रोक लगा दी है और उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार और जांच अधिकारी को 2 हफ्ते के अंदर जवाब दाखिल करने को कहा है। इसके पहले भी भारत की सबसे बड़ी अदालत ने योगी सरकार के बुलडोजर एक्शन पर कहा था कि कानून के शासन में किसी के घर को इस तरह से नहीं ढाया जा सकता है। कोर्ट ने योगी आदित्यनाथ की सरकार और प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी के बुलडोजर एक्शन को अमानवीय और गैर कानूनी कहा था। कोर्ट ने इस मामले के सभी याचिकाकर्ताओं को 6 हफ्ते के अंदर 10-10 लाख रुपए का मुआवजा देने का भी आदेश दिया था। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने फैसले का स्वागत करते हुए योगी सरकार पर निशाना साधा था। और अब एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार की पुलिसिया कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं, जिससे विपक्ष को फिर से मौका मिल गया। विपक्ष का कहना है कि योगी सरकार में पुलिस निरंकुश हो गई है और पुलिस को सरकार की छूट मिली हुई है। इस पर ज्यादा चर्चा करेंगे, कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया आपको सुनवा देते हैं। सुनिए कुछ बयान। जीरो टॉलरेंस लॉ एंड ऑर्डर के लिए सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है? सुप्रीम कोर्ट कह रहा है जो बात हम लोग कहते थे वो बात सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में है ही नहीं, खत्म हो गई है। कानून व्यवस्था के नाम पर कुछ हो ही नहीं रहा है। मनचाहा अधिकारी काम कर रहे हैं, मनचाहा अधिकारी मुकदमे लगा रहे हैं, मनचाहा लोग पैसे वसूल रहे हैं। और जौनपुर से बेहतर कौन नहीं जानता, याद करो वो पुजारी की घटना। उत्तर प्रदेश की सरकार में आज जंगल राज कायम है और इस बात को कई बार समाजवादी पार्टी ने विपक्ष के रूप में रहते हुए उठाने का प्रयास किया है। बताया है कि उत्तर प्रदेश की सरकार जहां निरंकुश होकर काम कर रही है। उत्तर प्रदेश सरकार की पुलिस निरंकुश हो चुकी है। वो मुलजिम और मुजरिम का फर्क नहीं समझना चाहती है, जैसा चाहती है वैसा काम करती है। उन्हें न्यायालय की आवश्यकता नहीं है, वो खुद फैसला करते हैं, वो खुद दंड देने का काम करते हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार ने पुलिस को जिस तरह छूट दी, उत्तर प्रदेश में जिस तरह आम जनमानस का उत्पीड़न उत्तर प्रदेश की पुलिस ने किया, सरकार के संरक्षण पे पुलिस ने जिस तरह लोगों की जानें ली, आज माननीय न्यायालय की टिप्पणी ने इस बात को प्रमाणित कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम है। उत्तर प्रदेश की पुलिस जाने ले रही है। उत्तर प्रदेश में लोग सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की पुलिस वसूली कर रही है। उत्तर प्रदेश की सरकार पूरी तरह भ्रष्ट हो चुकी है, लेकिन फिर भी कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में अपराध जीरो टॉलरेंस पे है। कहा जा रहा है कि जो सिविल के मैटर्स हैं उनमें क्रिमिनल केसेस भी दर्ज हो रहे हैं। देखिए, सिविल के ही मुकदमे होते हैं, लेकिन उनमें मारपीट भी होती है। तो जहाँ पे मारपीट की धाराएं आ जाएंगी वो तो क्रिमिनल केस ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो ये कहना कि सिविल के मुकदमों को क्रिमिनल बना करके उनके जल्दी निस्तारण के लिए कुछ किया जा रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। न्यायालयों पे अनडाउटेडली बहुत भार है मुकदमा। तो अब उत्तर प्रदेश की पुलिसिया कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं। सवाल खड़े हुए तो विपक्ष भी चौकन्ना हो गया और विपक्ष ने भी सवाल खड़े करना और निशाना साधना शुरू कर दिया। चलिए, कुछ हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं, उनसे चर्चा करेंगे। आपका परिचय उनसे करवा देते हैं। बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं विवेक श्रीवास्तव जी। विवेक जी, बहुत स्वागत है आपका। सपा का पक्ष रखने के लिए नेता आलोक त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सर आपका भी बहुत स्वागत है। और हाईकोर्ट अधिवक्ता नितिन चतुर्वेदी जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत सबसे पहले बीजेपी नेता विवेक श्रीवास्तव जी आपसे ही करूंगा। सरकार आपकी है तो सवाल भी सबसे पहले आपसे ही लेता हूं मैं। सर, क्यों जरूरत पड़ रही है सुप्रीम कोर्ट को बार बार हस्तक्षेप करने की?
इससे पहले बुलडोजर एक्शन पर भी सवाल खड़े किए गए थे, याचिका दायर की गई, सुप्रीम कोर्ट ने तब भी हस्तक्षेप किया, सरकार को फटकार लगाई और अब पुलिस प्रशासन को फटकार। क्या पुलिस को सरकार का संरक्षण प्राप्त है? जी, जिन हालातों में उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी जी जा रही उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। हाई कोर्ट के जज अपराधियों के मुकदमे सुनने से यहाँ उत्तर प्रदेश में इनकार कर देते हैं। उन अपराधियों की कुत्तों से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हाथ मिलाते हुए फोटो खिंचाते गर्व महसूस करते थे। उस जंगल राज के जमाने से उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के शासन में आया। जनता पार्टी के तो हमने पूरा मौका दिया, पूरी ताकत दी तो जंगल राज का सफाया हो। परिणाम स्वरूप बड़े बड़े अपराधी सिंडिकेट जिनके नाम पे सरकारें तलवे चाटती थी, उनका सफाया हो सका। इस घटना पर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है। ये घटना और ये पुलिस का तरीका या इस तरह की स्थिति कोई नई नहीं है। अगर देखा जाए तो बहुत से 138 के केस के पैरेलल लोगों ने फौजदारी मुकदमे कायम किए हैं। इसमें पुलिस का कोई दोष नहीं है। लोग बात खुद जाते हैं पुलिस के पास, कहते साहब पैसा मांगने गए तो उन्होंने दौड़ा लिया, मारपीट किया। कहीं कहीं तो लोग अपहरण तक के झूठे मुकदमे लिखवाने से भी गुरेज नहीं करते। पुलिस ना लिखे तो भी समस्या, लिखती है तो इस तरह की टिप्पणियों का सुप्रीम कोर्ट को उसको सामना करना पड़ता है। वर्तमान में जो टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की है, वो टिप्पणी कहीं से भी जो उन्होंने कानून व्यवस्था के मुद्दे को इसमें खींचने की कोशिश की है, ये कुछ जाती है उत्तर प्रदेश के शासन के साथ। जहां तक पुलिस का विषय है, सुप्रीम कोर्ट को अगर हस्तक्षेप करना पड़ा है तो ये बड़ा मामला है ना कहीं पुलिसिया प्रशासन पर सवाल खड़े होते हैं। कहा तो ये भी जा रहा है और ये एक्शन भी लिया गया है कि पुलिस ने रिश्वत के तौर पर ऐसा किया, और जब सिविल मामले सामने आते हैं तो सिविल मामला दर्ज ना हो, क्रिमिनल मामला रिकॉर्ड कर दिया जाता है, समन जारी कर दिया जाता है। मामला तो पहले से दर्ज है, सिविल 138 कंप्लेनेंट केस पहले चल रहा है। उसके पहले जो लोग दबाव बनाने के लिए इस तरह का केस करते हैं, उनके लिए एक सीख है। जो पुलिस की दहलीज पे जाकर के ऐसे कूट रचित दस्तावेजों के या कूट रचित घटनाओं के माध्यम से मुकदमा दर्ज कराने की कोशिश करते हैं, कि उनके लिए एक सबक है। इसमें पुलिस तो अनावश्यक पिस रही है। पुलिस के पास लोग जाते हैं, पुलिस उनको बुलाने नहीं जाती कि आओ हमारे पास फर्जी मुकदमा लिखवा दो। ये लोग अपने क्लाइंटों पे दबाव बनाने के लिए इस तरह के फौजदारी मुकदमे लिखवाने के लिए खुद पुलिस के पास जाते हैं। ठीक है विवेक जी, आऊंगा वापस से आपके पास। आलोक जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, उनका चेहरा देखकर मैं समझ रहा हूं। अधिवक्ता भी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आलोक जी मैं बहुत जल्द आपके पास आऊंगा, लेकिन जल्दी से पहले मैं हाईकोर्ट के अधिवक्ता नितिन जी हमारे साथ जुड़े हैं, जरा उनकी जल्दी से प्रतिक्रिया ले लूं। नितिन जी कैसे देखते हैं आप, सुप्रीम कोर्ट को बार बार हस्तक्षेप करना पड़ रहा है? पहले बुलडोजर एक्शन पर हस्तक्षेप और जितने भी पीड़ित थे उनको 10 लाख का मुआवजा देने का आदेश दिया गया था, अब पुलिस की कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या कहेंगे सर? देखिए, सुप्रीम कोर्ट जो है हमारे देश का सर्वोच्चतम न्यायालय है। अब मैं अधिवक्ता हूं तो मैं सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत ही आता हूं। देखिए, पुलिस का काम है न्याय प्रशासन इसको सुचारू रूप से चलाना, और प्रशासन इसमें उसका सहयोग करता है। अब देखिए, ऐसा है हर क्षेत्र में अच्छे बुरे लोग होते हैं, तो आप भी जानते होंगे ऋषभ भाई। ठीक है, चाहे आप राजनीति में देख लीजिए, चाहे आप पुलिस महकमे में देख लीजिए, वकालत में देख लीजिए, हर महकमे में अच्छे बुरे लोग होते हैं। लेकिन अगर एक तो ऐसे कोई केस आते हैं तो उसके लिए पूरे महकमे को जवाबदेही बना दी जाए, ये ठीक नहीं है भाई। देखिए, आप ये नहीं कह सकते कि सारे पुलिस वाले करप्ट हैं या सारे पुलिस वाले ईमानदार हैं। ठीक है, सरकार की मंशा एकदम अच्छी है, सरकार एकदम अच्छे तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किए हुए। ठीक है, सरकार आप बिल्कुल सही कह रहे हैं नितिन जी, आप माकूल बात कह रहे हैं कि एक के चलते आप पूरे को गलत नहीं साबित कर सकते हैं। आप जरा हमारे दर्शकों को समझाइए, क्या चेक बाउंस में क्रिमिनल का मामला दर्ज हो सकता है? बिल्कुल नहीं। देखिए, चेक बाउंस जो होता है वो एनआई एक्ट का मामला होता है। इसके लिए अलग से पूरा एक कोर्ट होता है, उसको बोलते हैं एनआई एक्ट।
एनआई एक्ट का एडिशनल कोर्ट होते हैं, वो बिल्कुल सेपरेट कोर्ट होते हैं। उनको पूरी तरह से ना तो क्रिमिनल कहा जा सकता है, ना ही पूरी तरह से। तो नितिन जी, कौन से वो मामले होते हैं, कौन से वो मामले होते हैं जो पहले सिविल मामले होते हैं और उसके बाद क्रिमिनल में तब्दील हो जाते हैं? देखिए ऐसा होता है, जो चेक बाउंस के मामले होते हैं, चेक बाउंस में क्या है, देखिए जैसे सिविल मामले होते हैं, सिविल मामले में कहीं भी वारंट का कोई प्रावधान नहीं होता है, लेकिन एनआई एक्ट में वारंट का प्रावधान है। ठीक है, तो उसको हम पूरी तरह से ना तो सिविल कहते हैं, ना ही पूरी तरीके से क्रिमिनल कहते हैं। लेकिन उसको ट्रीट एज ए सिविल मैटर किया जा सकता है। लेकिन अगर पुलिस इस तरह के कार्य में, देखिए जब एनआई एक्ट का मामला होता है तो उसमें पुलिस का कोई कार्य क्षेत्र है ही नहीं। ठीक है नितिन जी, आपकी आवाज कुछ अटक रही, कुछ टेक्निकल इशू है, जल्दी उसे दुरुस्त करके मैं जल्दी से आपके पास आता हूं। और अब मैं आलोक जी की ओर बढ़ता हूं। आलोक जी, आपके चेहरे से लग रहा था बहुत कुछ कहना चाह रहे हैं आप, और नितिन जी जब अपनी बात रख रहे थे तब भी आप मुस्कुरा रहे थे। जरा अपनी मन की बात भी रखिए। आपसे समझना चाहेंगे सर, सरकार काम कर रही है, प्रशासन काम कर रही है, दोनों महकमे अपने साथ मिलके और संयुक्त तौर पर काम करते हैं। अपराध अगर होगा तो एक्शन भी होगा। ऋषभ भाई, पहले तो आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। हम समाजवादी लोग हैं, हम जनता के साथ खड़े हैं। और जो चीज अभी विवेक भाई कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट को इस तरह की टिप्पणियों से बचना चाहिए, मुझे लगता है कि पहले भाजपा नेता है जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट को भी निषेध दे दी। सुप्रीम कोर्ट का वो आईना दिखाया है जिसको समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लगातार दिखा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है और हालात क्या है, चीजें चल क्या रही हैं। अभी बहुत जल्द का एक मामला है कि एक बच्चे को घर में पीट पीट के मार दिया गया। थाने पे तमाम बार पुलिस ले जाती है अपराधी को और पीट पीट के मार देती है। अभी विवेक भाई एक बात कर रहे थे कि हमने बहुत सारे बड़े अपराधियों को ऊपर पहुंचा दिया। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, लेकिन आलोक जी जो आप बात कर रहे हैं, जो अपराधों की बात कर रहे हैं, अगर सपा सरकार की मैं बात करूं आलोक जी, अगर सपा सरकार की अगर मैं बात करूं तो लंबी फेहरिस्त है अपराधों की। अगर आप करेंगे फिर मजा नहीं है। ठीक है, मेरी डिबेट में मैं इसलिए डिबेट आता नहीं, मैं टोक नहीं रहा हूँ सर, आपको माफ कीजिएगा, मैं आपको टोक नहीं रहा हूँ, मैं बात रख रहा हूँ जी। अगर आप मेरी बात नहीं आने देंगे। अरे नहीं सर, अरे नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल मैं आपकी बात रखूंगा, बिल्कुल प्लीज कहिए। आप बिल्कुल एक बात बहुत अच्छा समझ लीजिए, इनके पास तमाम ऐसे एमएलसीज हैं, ठीक है ना, तमाम ऐसे एमएलए हैं जिनके ऊपर 15 से प्लस मुकदमे हैं। 15 प्लस मुकदमे की हिस्ट्री सीट होती है, वो हिस्ट्री सीटर होते हैं। ऋषभ जी, उन लोगों को ये कब बुलडोजर से बुलडोज करेंगे, उन लोगों के खिलाफ कब कार्रवाई करेंगे, उन लोगों को कब हम लोग पहुंचाएंगे, ये नहीं बता पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये उनके साथ खड़े हैं। दूसरी चीज, अभी रामजीलाल सुमन जी के आवास पे जिस कदर उत्तर प्रदेश के सूबे के मुख्यमंत्री आगरा में होने के बावजूद चंद 4000 लोग, ठीक है, आऊंगा नितिन जी, वापस आऊंगा। उत्तर प्रदेश भाजपा सरकार के कहने पर, इशारे पर, एक सांसद के आवास पर, आम नागरिक नहीं, एक सांसद के आवास पर, वो भी दलित सांसद, वही रमेश रूपाला ने कहा, गौतम रूपाला ने गुजरात के, वहां करनी जरा नहीं गई, लेकिन उत्तर प्रदेश में एक दलित सांसद ने टिप्पणी करी उसके घर पे, और उसने कहा कि मैं घर पे नहीं हूँ, वहां बच्चे हैं छोटे छोटे। अगर यही काम विवेक जी के घर पे हो जाए, यही काम नितिन भाई के घर पे हो जाए, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि आप लोग क्या महसूस करेंगे, क्योंकि आप अपने सुप्रीम हाई कोर्ट में बिजी होंगे, विवेक भाई हो सकता है अपने कार्य क्षेत्र में बिजी हो, और आपके घर पे बच्चों पे, महिलाओं पे अत्याचार करने के लिए, उनको डराने और धमकाने के लिए, उनको जान से मारने की मंशा से कुछ हजार लोग आपके घर पे चढ़ाई करके आ जाते हैं, तो उस टाइम पर आपको क्या समझ में आएगा? आपको समझ में आएगा कि उत्तर प्रदेश की सरकार का इकबाल कहाँ है, उत्तर प्रदेश पे कानून व्यवस्था है कहाँ? उत्तर प्रदेश की वो कानून व्यवस्था जहाँ बच्चियों का हर रोज रेप होता है। हम अभी भी पेपर पढ़ते हैं, इनकी सरकार में हमें मालूम है कि मीडिया आधे से ज्यादा भी की हुई है, उसके बाद भी पेपर पढ़ते हैं, जरूरत पड़ने वाली चीजों को सोशल मीडिया में देखते हैं, और आए दिन डेली उत्तर प्रदेश में हजारों की संख्या में बच्चियों के साथ रेप होता है, बच्चों के साथ हत्या और ठीक है आलोक जी, लेकिन हम बात कर रहे हैं सिविल मामलों को क्रिमिनल मामलों में तब्दील करने की। आलोक जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही? बहुत छोटी सी बात कह करके खत्म कर रहा हूँ। आप ये समझ लीजिए, उत्तर प्रदेश में पुलिस का और सरकार का इकबाल खत्म है। उत्तर प्रदेश की सरकार और पुलिस
आज की डेट में पुलिस भाजपा के लिए काम कर रही है, इसलिए भाजपा के लोग जब जैसे चाहते हैं पुलिस तंत्र से उस तरीके से चीजों को तोड़ मरोड़ करके पेश कराते हैं और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में पुलिस को लताड़ झेलनी पड़ती है। और इस बात को कई बार पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह जी ने आज मीडिया, आज चैनल कई बार कहा कि पुलिस को इन बातों से बचना चाहिए, पुलिस के बड़े अधिकारियों को इनकाउंटर और तमाम झूठी रिपोर्टों से बचना चाहिए, क्योंकि जब सरकारें बदलती है, जांचें होती है, तो कोई किसी के साथ खड़ा नहीं होता। ठीक है आलोक जी, लेकिन जो सिविल मामले होते हैं, कुछ ऐसे सिविल मामले होते हैं जहां पर अगर गाली गलौच हो रही है, मारपीट हो रही है और झगड़ा हो रहा है, तो वो तो क्रिमिनल रिकॉर्ड में दर्ज किए जाएंगे ना। नितिन जी कुछ कह रहे हैं, प्लीज कहिए। क्रिमिनल रिकॉर्ड में 120 भी नहीं आता है। मैं सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के कुछ कह रहे हैं, पूछता हूँ। ठीक है, आऊंगा आलोक जी, वापस से आऊंगा आपके पास। और क्रिमिनल ट्रांसपेरेंसी, ऋषभ भाई आपने बहुत अच्छी बात कही। देखिए, जब कहीं जमीनी विवाद होता है और जमीनी विवाद में अगर मारपीट होती है तो वहाँ दोनों मुकदमे आएंगे, वहाँ सिविल भी आएगा, क्रिमिनल भी आएगा। ठीक है भाई, आपको अगर जमीनी विवाद सुलझाना है तो आप कोर्ट में जाइए, सिविल कोर्ट आपके लिए खुला है। लेकिन आप ठीक है, नितिन जी की बात सुनते हैं ना। आलोक जी, नितिन जी की बात सुन रहे हैं, ज्यादा बेहतर तरीके से समझा पाएंगे, अधिवक्ता हैं सर। नितिन जी देखिए, आप अगर जमीनी विवाद में अपना कोई भी आपका हक है, आपको लगता है कि जमीन पे कोई कब्जा किए हुए, तो आपके लिए सिविल कोर्ट खुला है, आप जाके वहां पे मुकदमा लिखिए सिविल कोर्ट। लेकिन अगर आप उसी विवाद में आप मारपीट करते हैं तो वो क्रिमिनल ऑफेंस हो जाता है, फिर आपके ऊपर क्रिमिनल ऑफेंस लिखा जाएगा। तो यहाँ ये बात समझना जरूरी है कि आप, भाई देखिए, पुलिस का कार्यक्षेत्र क्या है। जहाँ पे घटना घटित होती है वहां ना तो आप थे, ना आलोक भाई थे, ना विवेक भाई थे। तो पुलिस ने जो घटना घटित हुई उसने क्या अपनी एफआईआर में लिखा, क्या उसने अपनी चार्जशीट में लिखा, इसका संज्ञान लेना बहुत जरूरी है। क्योंकि घटना स्थल पे पुलिस होती है, पुलिस ने जो एफआईआर लिखी, आप चाहे तो उसको चैलेंज कर सकते हैं, चार्जशीट को चैलेंज कर सकते हैं, पुलिस को तलब करती है कोर्ट बाकायदा। ऐसा नहीं है कि एक दिन में मुकदमा खत्म हो जाता है। पुलिस के कुछ करने से अगर पुलिस गलत भी करती है तो भी कोर्ट खुला हुआ है, कोर्ट उसका पूरा संज्ञान लेता है, बाकायदा उसमें एविडेंसेस आते हैं, सबकी गवाहियां दाखिल होती है, तब जाके मुकदमे आते हैं। अच्छा नितिन जी, एक बात और हमारे दर्शकों को समझाइए कि कई बार पुलिस प्रशासन पर आरोप लगते हैं कि रिश्वत के चलते सिविल को क्रिमिनल बना दिया गया, क्रिमिनल को सिविल बना दिया गया, इस पर क्या कहेंगे सर? रिश्वत के बहुत सारे मामले आते हैं। आप ऋषभ भाई एक महकमा मुझे बता दीजिए जहां पे रिश्वत ना दी जाती हो, ना ली जाती हो। अकेला एक पुलिस पे ही आप हमेशा आरोप क्यों लगते हैं? जो ड्यूटी आज की डेट में हमारे पुलिस वाले करते हैं वो ऐसी हार्ड ड्यूटी क्या एक बैंक का कर्मचारी करता है? आप तनख्वाह में भी अगर देखेंगे तो बैंक वालों को ज्यादा तनख्वाह मिलती है। तो भाई आप ये बताइए, पुलिस महकमे में जाएगा कौन और क्यों जाएगा? आप उसको क्या बनाते हो? आप घर में बैठ के त्योहार मनाते हो, वो बैठ के वहां ड्यूटी करता है। आप बड़े आराम से कहते हो कि पुलिस ने वहां घूस ली, और बाकी जो बैठे हुए हमारे सरकारी कर्मचारी हैं जो खुलेआम घूस ले रहे हैं, उन पे हम बात कब करेंगे? आखिर उनकी भी तो कोई जवाबदेही होनी चाहिए। और बाकी रही सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, तो सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी दी होगी तो फैक्ट देखे होंगे किसी ने। मैंने अभी आपसे कहा कि कोर्ट का काम है फैक्ट्स को देखना, एविडेंसेस को देखना है। अगर कोई पुलिस वालों ने ऐसा कृत्य किया है तो मैं कहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन उसके लिए पूरे महकमे को आप सवालों के घेरे में खड़े कर दें, ये कैसा तथ्य हुआ? अगर आज हमारी सरकार जो है बुलडोजर चला रही है तो ठीक कर रही है। आज आप घर में शांति से क्यों बैठे हुए हैं? आपकी माँ बहनें क्यों नहीं छेड़ी जाती हैं? आप हमारे आलोक भाई हंस रहे हैं। आपको सपा के कार्यकाल के बता दूं, सारे गुंडे तो आपकी पार्टी में थे। अतीक अहमद आपके में थे, मुख्तार अंसारी आपके में थे, आजम खान आपके में, तो आपकी पार्टी में तो वही होता था। अगर आज आप भाजपा पे उंगली उठा रहे हैं तो वो उंगली उल्टी आपकी तो भी चल रही है। ये आपकी पार्टी तो गुंडों की ही पार्टी थी। ये ब्रजेश सिंह आप आरोप लगाएंगे, ये राजनीतिक विषय है ही। ये तो सुप्रीम कोर्ट 134 एमएलए और आप इस सरकार के 134 एमएलए ताकि है नितिन जी, सुप्रीम कोर्ट और आप ये बुलडोजर बता रहे हो के ऊपर के नाम दिया गया था कि भगवान न करे कभी ये बुलडोजर आपकी तरफ अगर घूम गया ना, उस दिन आपको एहसास होगा कि बुलडोजर क्या गलत। उस सुप्रीम कोर्ट में राम को काल्पनिक बताया गया हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। लेकिन नितिन जी इससे पहले जो एक्शन हुआ था बुलडोजर एक्शन पर भी सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा था, 10 लाख के मुआवजे की भी बात की थी। ठीक है आलोक जी, आऊंगा वापस से आऊंगा। आलोक जी पूरी बात रखिएगा आप। नितिन जी से पहले मैं समझ लूं, नितिन जी आप ये जो बात कर रहे हैं कि पुलिस महकमे में कहां पर घूस नहीं ली जाती, ये भी आप कह रहे हैं, और किसी एक अधिकारी के चक्कर में पूरे विभाग को दोषी नहीं माना जाता, बहुत माकूल आप बात कर रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप क्यों करना पड़ रहा है नितिन जी? बुलडोजर एक्शन हुआ,
बुलडोजर एक्शन में भी 10 लाख रुपए मुआवजे की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही थी। इस बार भी पुलिस महकमे में सवाल उठ रहे हैं, और तो और सुप्रीम कोर्ट से स्पष्ट कर दिया गया है अब चालानी कार्रवाई होगी, जुर्माना लगाया जाएगा। देखिए ऋषभ भाई, मेरी बात को थोड़ा सा गंभीरता सुनिएगा। जब कोर्ट में फाइलें आती हैं, एक दिन में कितनी फाइलें सुनी जाती है आपको मालूम है? और कोर्ट का काम क्या है? कोर्ट क्या कहते हैं, घटना स्थल पे नहीं जाता है, वो तो कागज देखता है। आपने जो क्या कागज पेश किए, मैंने क्या कागज पेश किया, आलोक भाई ने क्या कागज किए, कागज में जो लिखा है उसी पे तो टिप्पणी कोर्ट करेगा। घटना स्थल पे तो कोर्ट गया नहीं। तो कोई आपने गलत कागज लेके खड़ा हो जाए और कोर्ट उस पर टिप्पणी कर दे, कल दूसरा आदमी कहेगा सर वो गलत आपने इंटरप्रेट किया था, आपको ये देखिए सही कागज ये है, तब आप क्या कहेंगे? लेकिन नितिन जी, गलत कागज तो याचिकाकर्ता की तरफ से भी पेश किए जा सकते हैं, अधिकारी की तरफ से भी पेश किए जा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, एकदम ठीक आपने कहा। लेकिन बात यह है कि देखिए, आप ये समझिए कि लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी किसके ऊपर है? सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कि प्रशासन के ऊपर? प्रशासन की आज आप देखिए, हमारे जो योगी जी है पूरे देश में एक मॉडल बने हुए हैं। हर आदमी कह रहा है कि हमारे प्रदेश में ऐसा मुख्यमंत्री होना चाहिए। आखिर क्यों कह रहा है? क्योंकि वो अपराधियों को उन्हीं की भाषा में जवाब दे रहे हैं। बहुत जगह आप अगर अपराधियों से उनकी भाषा में बात नहीं करेंगे तो अपराध, आज देखिए बंगाल में क्या हो रहा है। आप देखिए बंगाल में, आप खुद देख रहे हैं बंगाल कैसे चल रहा है। चलिए ठीक है, आलोक जी से प्रतिक्रिया ले लेते हैं। आलोक जी, सरकार तो बेहतर काम कर रही है ना, अपराध को खत्म करने के लिए अगर एक्शन लिया जाना चाहिए तो लिया जाएगा। ऋषभ भाई, मैं 2-3 मिनट में नितिन भाई से एक बात पूछता हूँ। नितिन भाई, 138 के मुकदमे में 120 भी कैसे लग गई, बताएंगे आप? मैं तो कह रहा हूँ गलत है, मैं मान रहा हूँ गलत है। आलोक भाई मैं मान रहा हूँ। अब छोड़ दीजिए। अब दूसरी चीज पूछता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर को लेकर के मध्य प्रदेश की सरकार पे उंगली उठाई, राजस्थान की सरकार पे उंगली उठाई, और उत्तर प्रदेश को कम से कम 10 नोटिस इशू हो चुके हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने इनकाउंटर पे सवाल उठाए, जिस पर अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि अतीक अहमद की, मुख्तार अंसारी की, ऐसे वैसे तमाम लोगों का नाम लिया। मैं कहता हूँ 164 एमएलए और एमएलसी जो आपके यहाँ दागी है, जिन पे 15 से प्लस मुकदमे हैं, इनके खिलाफ कब कार्रवाई करेंगे? एक बात। दूसरी चीज, मैं कहता हूँ सुप्रीम कोर्ट अगर बार बार तथ्यात्मक टिप्पणी कर रहा है, बार बार उत्तर प्रदेश की सरकार को यह नसीहत दे रहा है कि आप किसी के घर पे बुलडोजर नहीं चलाएंगे, क्योंकि आपका काम है लोगों को शांति व्यवस्था देना, लोगों को रोजगार देना, लोगों को घर देना, लोगों को नौकरी देना। सरकार का ये काम होता है, सरकार को किसी का घर छीनने का अधिकार नहीं। पहली बात तो ये, अगर यही सुप्रीम कोर्ट आपके मामले में ना बोले और आपके घर पर सरकार बेअंदाजी में, मैं कहता हूँ थोड़ी देर के लिए किसी भी दूसरी सरकार ने आकर अगर आपके घर पे बुलडोजर चला दिया नितिन भाई, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपको कौन राहत देगा? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट? आपको कौन राहत देगा? लोअर कोर्ट, सेशन कोर्ट, सिविल कोर्ट? आपको कौन राहत देगा? आपको वो लोग राहत देंगे जो जस्टिस करने बैठे हैं। देश का राष्ट्रपति आपको देगा, क्योंकि आप जब लास्ट में सबसे बाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सब कुछ लड़ने के बाद लास्टली आप जाएंगे देश के प्रथम नागरिक और देश के महामहिम राष्ट्रपति के पास। तो अगर इन संस्थाओं को आप कमजोर कर देंगे, इन लोगों की बात सुनेंगे नहीं, इनकी बात की टिप्पणी पर भी आप बात पर पानी डाल के आगे बढ़ जाएंगे, तो मुझे लगता है ये परंपरा बहुत खराब परंपरा है। आज सरकार आपकी है, कल सरकार किसी और की होगी। चलिए विवेक जी से जाते जाते विवेक जी से प्रतिक्रिया ले लेते हैं, थोड़ा समय बचेगा नितिन जी, मैं जरूर आऊंगा आपके पास। स्थितियां बहुत खराब हो जाएंगी। विवेक जी, आरोप का खंडन कैसे करेंगे? सरकार काम कर रही है, एक्शन ले, लेकिन इस तरीके के एक्शन, बुलडोजर एक्शन, सिविल को क्राइम में तब्दील कर देना, कहीं ना कहीं पुलिस को क्या सरकारी संरक्षण प्राप्त है, और इसका हल कैसे निकालेगी योगी सरकार? विवेक जी। देखिए ऋषभ जी, मैंने पहले ही कहा कि सिविल मैटर जो 138 का न्याय एक्ट का मुकदमा होता है, उसके अगेंस्ट दबाव बनाने के लिए इस तरह की कार्रवाई को प्रसिद्ध दस्तावेजों माध्यम से पुलिस के पास जाते हैं, घटनाक्रम बताते हैं, मुकदमा दर्ज कराने की कोशिश करते हैं। इसमें पुलिस का कोई रोल नहीं होता, पुलिस के पास लोग जाते हैं। और अभी जो हमारे मित्र तमाम कानून व्यवस्था की टिप्पणियां कर रहे थे, अतीक अहमद का 45 साल का साम्राज्य था, 10 जज हाई कोर्ट के उनका मुकदमा सुनने से इनकार कर दिए थे, 11वें ने सुना, उनको बेल दे दिया था। तो ये उत्तर प्रदेश से वो भी पुलिस नहीं देती है, अपराधियों का पसंद नहीं देता है। अब ये तो जनता तय करेगी कि उसे कैसा जनमत चाहिए, अपराधियों को संरक्षण देने वाला चाहिए या अपराधियों को नेस्तनाबूद करने वाला चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को क्या पसंद है
कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पसंद बता दी। जनता को क्या पसंद, जितना जनता अपनी पसंद बार बार बता चुकी है। जी आलोक जी। विवेक भाई, मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूँ। अतीक अहमद 45 साल के शासन काल में थे ना, 45 साल आपने बोला भी, और गिना भी होगा मेरे हिसाब से 43, 44, 42 ऐसा कुछ हो रहा होगा। इस बीच में आपकी सरकार थी, उत्तर प्रदेश के सूबे के मुख्यमंत्री माननीय राजनाथ सिंह, माननीय रामप्रकाश गुप्ता जी स्वर्गीय, और स्वर्गीय कल्याण सिंह जी बाबूजी रहे इसी प्रदेश में। और मुझे बहुत अच्छे से याद है उसके गुरु स्वर्गीय, नाम नहीं लूंगा, आप भाजपा के बहुत बड़े नेता, उनके सुपुत्र इस समय इलाहाबाद के सांसद हैं। ये पता है आपको संरक्षण कौन देता था? उस अकूत संपत्ति का पीछे से मालिक कौन था? मत मुंह खुलवाइए, इतिहास के पन्नों की तरह। चलिए ठीक है नितिन जी, माफी चाहूंगा आपसे प्रतिक्रिया जाते जाते नहीं ले पाया, और ये बहस चलती रहेगी अनवरत। तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। विवेक जी, आलोक जी और नितिन जी, आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए और अपने तर्क रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम बात कर रहे थे उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर खड़े हो रहे सवालिया निशान की, क्योंकि अब इसमें सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप कर दिया है। अब सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद क्या कार्यप्रणाली सुधरती है, पुलिसिया राज सुधरता है, या योगी सरकार को आगे भी इसी तरीके से और फटकार लगने वाली है, ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल के लिए आज इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।